नमस्कार, मैं हूं सुशांत सिन्हा और हमारे चुनावी शो वोट यात्रा में आपका स्वागत है। इन दिनों वोट यात्रा में हम आपको बिहार की जनता का सियासी मूड बता रहे हैं। कल आपने नवादा जिले की राय जानी थी, आज हम आपको महाकवि दिनकर की धरती बेगूसराय लेकर चल रहे हैं। हम आपको दिखाएंगे कि कभी औद्योगिक नगरी के तौर पर स्थापित बेगूसराय में इंडस्ट्री कैसे दम तोड़ रही है। हम आपको दिखाएंगे कि नीतीश और मोदी के साथ आने से बेगूसराय की जनता को क्या फायदा हुआ और 2019 में उसका असर क्या होगा। तो शुरुआत करते हैं वोट यात्रा की। इस नाविक की नाव तो धीरे धीरे आगे बढ़ रही है, लेकिन बीते 4 साल में बेगूसराय के विकास की नैया कितनी आगे बढ़ी, इस सवाल का जवाब तलाशने के लिए हमने अपनी वोट यात्रा शुरू की मशहूर कांवड़ झील से। वोट यात्रा की टीम अब आप पहुंची है बेगूसराय और हम इस नाव पे नौका विहार कर रहे हैं। कांवड़ झील है, उपेक्षा का शिकार है, पर्यटन का बहुत बड़ा केंद्र हो सकता था। दरअसल बेगूसराय लेफ्ट का गढ़ रहा है। वर्तमान सांसद भाजपा के हैं, लेकिन यहाँ पर महागठबंधन भी बेहद मजबूत है। अब चर्चा ये आम है कि महाकवि दिनकर की इस धरती से कन्हैया कुमार भी चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। जानेंगे जनता का क्या है यहाँ पर। कांवड़ झील में पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं, लेकिन गाद, गंदगी और नेताओं की उपेक्षा झील को लगातार खराब कर रही है। इलाके के ज्यादातर लोग इस झील पर निर्भर हैं। हमारे खेवट सुनील साहनी की नाव में पानी भर गया तो वो उसे निकालने लगे, लेकिन बेगूसराय के विकास की नाव में भरा पानी अभी तक नहीं निकल पाया है। हमने सुनील से जाना कि नाव चलाकर उनका घर चल पा रहा है या नहीं। जैसे कि ये कांवड़ झील है, इसके अंदर जो है सो 16 गांव का मलाह लोग काम करते हैं। अन्य जाति भी पशु पक्षी यहाँ से जीवन करता है, तो सरकार इस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। इसमें मछली वगैरह कुछ रहता नहीं है, कभी सुखाड़ घोषित हो जाता है तो हम सब मलाह लोग का जीना मुश्किल पड़ जाता है। इस बार पानी कम पड़ा है तो मैं देख रहा हूँ कि झील लगभग सूखा हुआ है, तो थोड़ी सी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। तो मलाह हाँ, बिल्कुल मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है हम लोगों को। जैसे कि है सो एक टाइम ही खाना मिल पा रहा है और एक टाइम लगभग सहना पड़ता है। यानी 2 जून की रोटी भी सही ढंग से नसीब नहीं हो रही। कांवड़ झील में जगह जगह कमल खिले हुए हैं। हमने सुनील से पूछा कि क्या 2019 में भी कमल खिलेगा। तो भाजपा के लिए तो मुश्किलें होगी, बहुत सारी मुश्किलें होगी, इसलिए कि भाजपा ने कांवड़ झील के लिए कुछ नहीं सोच रखे हैं आज तक, और नीतीश सरकार भी जो है वो भी नहीं कुछ कर रहे हैं। तो अब की बार जो मलाह लोग का जो संगठन, जैसे कि मुकेश साहनी आ गया, मुकेश साहनी के ओर सब बढ़ रहे हैं। सुनील की जो राय है उसके हिसाब से तो बीजेपी के लिए मुश्किल खड़ी हो सकती है। हमारे संवाददाता शिवपूजन झा ने भी नाव चलाने की कोशिश की। एक बड़े से डंडे को झील की तलहटी तक ले जाकर नाव को आगे सरकाया जाता है। यकीन मानिए, बहुत मेहनत का काम है। कई एकड़ में फैली इस झील में कमल की खेती की जा सकती है। यहाँ मछली पालन हो सकता है और इसे पर्यटन के लिए विकसित भी किया जा सकता है, लेकिन अफसोस यही है कि ऐसा हुआ नहीं। हम अपनी वोट यात्रा आगे बढ़ाएं उससे पहले पीएम मोदी का वो बयान आपको सुनवाते हैं जो उन्होंने 8 अक्टूबर 2015 को बेगूसराय की धरती पर दिया था। यहाँ के नौजवानों को रोजगार मिलेगा ऐसा नहीं, ये बेगूसराय की ताकत इतनी है कि बिहार के और नौजवानों को भी रोजगार देने वाला ये केंद्र बन सकता है। लेकिन भाइयों बहनों, कोई यहां आने की हिम्मत नहीं करता है। वो कहता है जितनी पूंजी लगाऊंगा उससे डबल पूंजी तो फिरौती में देनी पड़ेगी, क्योंकि यहां तो एक ही उद्योग लगाया जंगलराज ने एक ही उद्योग लगाया, अपहरण का उद्योग। पीएम मोदी ने यह बयान बिहार की औद्योगिक नगरी रहे बेगूसराय में बर्बाद होते उद्योग धंधों को लेकर दिया था, लेकिन उनके राज में यहाँ हालात कितने बदले हैं ये हम पता लगाएंगे। कांवड़ झील में नौका विहार के बाद हम आगे बढ़े। रास्ते में सिर पर चारा ले जाती ये महिला नजर आई। पैरों में चप्पल तक नहीं थी, लेकिन कई किलो वजन लेकर ये सरपट दौड़ी जा रही थी। भारत माता की असली तस्वीर ऐसी ही है। आगे हम मशहूर मंगला देवी मंदिर पहुंचे।
इसे शक्तिपीठ माना जाता है और चुनाव से पहले यहाँ बड़े बड़े नेता मत्था टेकने आते हैं। लेकिन जैसे ही चुनाव जीते वैसे ही उन्हें न मंदिर याद रहता है और न ही आम जनता। हमने मंदिर के पुजारी से जानना चाहा कि इलाके में कुछ विकास हुआ भी है या नहीं। बहुत नेता आते हैं, वादे करते हैं, फिर चले जाते हैं, भूल जाते हैं पूरी तरह से। ये तो आपको लगता है कि 2019 में शायद बेनुमा उनको जो है किसी न किसी तरीके का दंड देगी, 2019 में फिर जो है बड़ा चुनाव होने वाला है? दंड तो निश्चित रूप से मिलता है। जैसे सूरज मान गए, आयोग बोल कर दिया कि मैं सब कुछ करूंगा, चलेगा। बहुत से सितारे नेता हैं जो कि वादे करते हैं, फिर यहाँ पे चलेंगे। चुनाव में ईवीएम का बटन दबाकर जनता को ऐसे नेताओं को दंड देने का अधिकार है। मंदिर के बाद हम आगे बढ़े। रास्ते में बच्चे पत्थर तोड़ते नजर आए तो कुछ लोग साइकिल पर चारा ले जाते दिखे। हमें फिर से वो महिला याद आ गई जो सिर पर चारा ले जा रही थी। महिला सिर पर बोझ ढोए और जब पुरुषों की बारी आए तो साइकिल उस बोझ को कम कर देती है। रास्ते में सड़क किनारे कुछ लोग पपीता बेचते हुए नजर आए। हम उनके पास गए तो पता चला कि पास में ही पपीते का बागान है। हम भी बागान की तरफ चल पड़े। बागान में पेड़ पपीतों से लदे पड़े थे। हम आपको इन किसानों की कहानी भी सुनाएंगे, लेकिन उससे पहले जरा पीएम मोदी का ये बयान सुन लीजिए। खेत से निकल करके बाजार तक पहुंचने से पहले किसानों की उपज बर्बाद न हो, इसके लिए प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना के तहत काम किया जा रहा है। विशेष ध्यान एग्री लॉजिस्टिक सेक्टर को मजबूत करने पर है। ड्राई स्टोरेज, कोल्ड स्टोरेज, पैक हाउसेज के माध्यम से पूरी सप्लाई चेन को सुदृढ़ किया जा रहा है। इसी साल फरवरी महीने में किसानों की आय दोगुनी करने को लेकर दिल्ली में आयोजित बैठक में पीएम मोदी ने खेत से बाजार तक पूरी व्यवस्था को ठीक करने की बात कही थी। हमने बेगूसराय के पपीता किसानों से जाना कि वो अपनी फसल कहां बेचते हैं। यहाँ देख रहे हैं, यहाँ रोड पे हम लोग यहाँ लगा देते हैं, लगा के हम लोग स्वयं इसको बेचते हैं। सुन लिया आपने, यहीं पर इसी सड़क पर आखिर ये कितना बेच पाते होंगे, ये बड़ी बात है। अगर इसी पपीता को दूसरे जगह भेजा जाए, दिल्ली तक भेजने की व्यवस्था हो तो शायद इन्हें ज्यादा कीमत मिल सकती है। तो मैं गलत कह रहा हूँ या सही कह रहा हूँ? पिछले साल सिलीगुड़ी यहाँ से हम लोग बेचते थे, हाँ ठीक है ना, लेकिन उसपे एक पेटी जो मछली वाला होता है पेटी, उसमें करके बेचते थे, कम 60 रुपया हमको खर्चा आ जाता था। वहाँ रेट क्या 16-15 मिलता था। इस बार बहुत कम पपीता यहाँ बचा है, इसलिए हम लोगों को 26, 27, 28 या 30 रुपये तक बिक जाता है। हमने किसानों से ये भी जाना कि वो मोदी सरकार और बार बार साथी बदल लेने वाले नीतीश कुमार पर क्या सोचते हैं। कुछ जो है तो जैसे पेट्रोल डीजल का दाम बढ़ रहा है अभी, ठीक, इससे लोगों में नाराजगी है, लेकिन तब भी हम लोगों के पास कोई ऑप्शन नहीं है। मोदी के बाद हम दूसरे को नहीं वोट देते हैं। लालू जी का तो आप हाल देख ही ले रहे हैं, 15 साल में क्या हुआ है, ठीक है ना। वैसे नीतीश कुमार है, विकास पुरुष के नाम से जाने जाते हैं, लेकिन इनमें भी थोड़ी परेशानी है। काहे कि हम लोग यहाँ वोट देते हैं, उसके बाद वहाँ जाके डायरेक्ट मिल जाते हैं बीजेपी से या कांग्रेस से। हम तो बीजेपी को वोट देते हैं। यानी नीतीश कुमार के पाला बदलने पर जनता खुद को ठगा हुआ महसूस करती है। किसानों का हाल जानने के बाद हम आगे बढ़े। बेगूसराय शहर भी किसी आम शहर की तरह है, लेकिन यहाँ चमचमाती सड़कें और बड़ी बड़ी दुकानें नहीं हैं। सफर के अगले पड़ाव पर हम इतिहासकार डॉक्टर शालिग्राम सिंह के घर पहुंचे। बेगूसराय के इतिहास और वर्तमान पर अच्छी पकड़ रखने वाले डॉक्टर सिंह से हमने जाना कि कभी बिहार की औद्योगिक नगरी के रूप में स्थापित हुए बेगूसराय में अभी उद्योगों की स्थिति क्या है। आजादी के बाद जो ग्रोथ बेगूसराय का शुरू हुआ, 10 वर्षों बीतते बीतते यहाँ की स्थिति इंडस्ट्री के मामले में बहुत अच्छी नहीं कही जा सकती है। एकमात्र रिफाइनरी चल रहा है। अभी बिहार सरकार ने थर्मल को एनटीपीसी को दिया है और पिछले दशक से यहाँ जो फर्टिलाइजर कारखाना था वो बंद था। यानी शहर में उद्योगों की हालत सुधरी नहीं है। शहर की सियासी नब्ज टटोलने के बाद हमने गांव का रुख किया। हम डुमरा गांव पहुंचे, जहां पीपल के पेड़ के नीचे गांव की महफिल सजी हुई थी।
200 साल पुराना ये पीपल का पेड़ सैकड़ों कहानियों का गवाह रहा है। हमने गांव वालों से जाना कि उन्हें क्या क्या दिक्कत है। रोजगार की समस्या है, पेट की समस्या है, पढ़ाई लिखाई की समस्या है, सारी बात कुछ समस्या है, खाना पीना सबका समस्या है, कपड़ा का समस्या है, हर चीज का, तो मकान का समस्या है। जेएनयू के छात्र नेता कन्हैया कुमार के भी बेगूसराय से चुनाव लड़ने की अटकलें हैं। हमने गांव के बुजुर्गों से पूछा कि क्या उन्होंने कभी कन्हैया कुमार का नाम सुना है। कन्हैया कुमार का नाम तो नहीं सुने हैं, और कभी होंगे, सुने भी होंगे, कहीं होगा। आप सुने हैं बाबा क्या कन्हैया कुमार चुनाव लड़ने वाले हैं, ऐसी बातें आ रही हैं, सुने हैं नाम? नहीं, ये सब तो हम लोग नहीं सुने। कन्हैया जी छात्र में से जेएनयू से आए हैं और अच्छी मतलब एक पकड़ है उनकी, परिभाषा शिक्षित है और हमारे युवा में काफी जोश है उनके प्रति, तो मेरे हिसाब से चांस है। बुजुर्ग तो मोदी और नीतीश कुमार को ही जानते हैं, लेकिन युवाओं में कन्हैया कुमार पॉपुलर हो रहे हैं। डुमरा गांव का सियासी मूड खंगालने के बाद हमने रुख किया उस गांव का, यहां आजाद भारत में पहली बार बूथ कैप्चरिंग की वारदात हुई थी। अब हम आप पहुंचे हैं बेगूसराय के रचियाही, और जो आप ये देख रहे हैं खंडहर में तब्दील, किसी जमाने में ये अंग्रेजों की बनाई हुई कचहरी हुआ करती थी। बरगद की जो है जड़ें, उसने इस कचहरी को पूरी तरह से लील लिया है। लेकिन बरगद का ये पेड़ और ये कचहरी चश्मदीद है भारत के इतिहास के पहले बूथ कैप्चर की घटना का। साल 1957 पहली बार बूथ कैप्चर हुआ था, और जो चश्मदीद हैं उनसे हम बात करते हैं। क्या हुआ था बाबा, आपने देखा था? यहाँ पर जो है बूथ था, राजापुर मछहा बैलगाड़ी से आ रहे थे यहाँ पर मत डालने के लिए, और रास्ते में जो है सो संघर्ष हो गया। और उस वक्त खड़ा थे सरजू बाबू और चंद्रशेखर बाबू। चंद्रशेखर बाबू कांग्रेस, सरजू बाबू कांग्रेस। लेकिन वहाँ पर जब मारपीट शुरू हुआ तो यहाँ बूथ कैप्चरिंग हुआ, बूथ को लूट लिया गया और सरजू बाबू जीत गए। अब यहाँ पर वोटिंग का कैसा रहता है, लोग अब आराम से वोट करते हैं या नहीं? अब यहाँ पर जो है अब उस तरह की वातावरण नहीं होती है। ईवीएम के समय बूथ कैप्चरिंग जैसी घटनाएं तो नहीं होती, लेकिन विपक्ष सत्ताधारी पार्टी बीजेपी पर जरूर ईवीएम में गड़बड़ी के आरोप लगाता रहता है। जरा राहुल गांधी का ये बयान सुनिए। ईवीएम की जो वोटिंग होती है उसमें बदलाव आना चाहिए। कि जो पुराना सिस्टम था, पेपर बैलेट का जो सिस्टम था, काफी लोग इस बात को मानते हैं कि हमें वापस उस सिस्टम में जाना चाहिए। ये सवाल उठ रहा है, पूरे देश में उठ रहा है। विपक्ष जो कहे, लेकिन 2019 का चुनाव तो ईवीएम से ही होगा। रचियाही गांव के बाद हम निकल पड़े महाकवि रामधारी सिंह दिनकर के गांव सिमरिया घाट के लिए। रास्ते में हल्की हल्की बारिश होने लगी। रास्ते में कुछ बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां भी नजर आईं। एक वक्त था जब ऐसी ही बड़ी बड़ी चिमनियां बेगूसराय की पहचान थी, लेकिन अब ज्यादातर उद्योग तबाह हो चुके हैं। हम आगे बढ़ते रहे। दिनकर के गांव जाने वाली उबड़ खाबड़ और टूटी फूटी सड़कें बदहाली की कहानी बयां कर रही थी। बरसात के मौसम में तो यहाँ पैदल चलना भी मुहाल हो जाए। सड़क में गड्ढे हैं या गड्ढे में सड़क, इसका अंदाजा आप खुद ही लगाइए। सिमरिया गांव में दाखिल होते ही महाकवि दिनकर की ये प्रतिमा दिखाई देती है। इस गांव को बेगूसराय से बीजेपी के सांसद भोला सिंह ने गोद भी ले रखा है। हमने गांव वालों से जाना कि सांसद जी की गोद में गांव को कितना लाड प्यार मिला। अभी तक तो कुछ भी काम नहीं हुआ है गांव में, कोई काम नहीं हुआ है, न सड़क न बिजली न पानी, कोई काम नहीं हुआ है। अभी आप रोड में देख रहे हैं कि अभी आने वक्त देखेंगे कि गड्ढा था। गांव में खुले में शौच अभी लोग जाते हैं या फिर क्या कहते हैं वो बंद हो गया? नहीं, अभी भी जाते हैं, शौच में जाते हैं, बाहर जाते हैं। अधिकांश लोग जाते हैं या बहुत कम लोग जाते हैं? 60% लोग बाहर ही जाते हैं। सिमरिया को निर्मल ग्राम और खुले में शौच मुक्त घोषित किया जा चुका है, लेकिन हकीकत क्या है यह आपने गांव वालों की जुबानी ही सुन लिया। उर्वशी, रश्मिरथी, रेणुका और नीम के पत्ते जैसे कालजयी रचनाएं लिखने वाले महाकवि दिनकर का गांव अन्य मूलभूत सुविधाओं से भी महरूम है। ये देखकर हमें उनकी कुछ मशहूर पंक्तियां याद आ गई। भारत धूल से भरा, आंसुओं से गीला, भारत अब भी व्याकुल विपत्ति के घेरे में। दिल्ली में तो है खूब ज्योति की चहल पहल, पर भटक रहा है सारा देश अंधेरे में। सबको पता है कि वो पलटू राम है, जिसके कारण पूरे आए दिन पूरे बिहार में उनके कारण शासन प्रशासन पूरी तरह भ्रष्ट है।
सिमरिया घाट से निकलकर हम बरौनी होते हुए वापस बेगूसराय शहर पहुंचे। शहर भीड़ भाड़ वाला है और जगह जगह गंदगी पसरी हुई है। यहाँ एक दुकान पर चाय की चुस्कियां ले रहे लोगों से हमने चाय पर चर्चा शुरू कर दी। चाय बेचने वाला प्रधानमंत्री बन गया, बहुत सारे वादे किए थे। आपको लगता है चाय बेचने वाला जब प्रधानमंत्री बना तो अच्छे दिन आए या नहीं आए? इसके बारे में हम अच्छे दिन के बारे में तो नहीं बता सकते हैं, हाँ, ये अच्छे दिन आए कि नहीं आए हैं, लेकिन फिलहाल ये है जो मोदी साहब जो वादा किए थे वो वादा के अनुसार नहीं हुआ, पूरा नहीं हुआ। तो सुजीत को जितनी उम्मीद थी उतना काम उन्हें होता हुआ दिखाई नहीं दिया। चाय की दुकान पर ही हमारी मुलाकात बीजेपी और आरजेडी के जिला प्रवक्ताओं से भी हुई। हमने उनसे भी सियासी सवाल पूछ लिए। भारतीय जनता पार्टी विकास के मुद्दे पर लड़ाई को लड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी का जो एजेंडा है सबका साथ सबका विकास, उसी को लेकर नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बिहार में भी हम चुनाव लड़ेंगे। सीट बंटवारे को लेकर के बातें हो रही हैं और ऐसे संकेत आ रहे कि अगर सही तरीके से नीतीश कुमार को सीट नहीं मिला तो नीतीश कुमार छिटक सकते हैं। राजद स्वागत करेगा, जीतन राम मांझी तो बार बार स्वागत करने को तैयार है। जी नहीं, वो पलटू राम है, बार बार पलटते हैं और जनमानस जितने भी जनता का वोट है सबको पता है कि वो पलटू राम है, जिसके कारण पूरे आए दिन पूरे बिहार में उनके कारण शासन प्रशासन पूरी तरह भ्रष्ट है। सियासतदान तो अपनी अपनी डफली के साथ अपना अपना राग अलापते हैं। हमने कुछ आम लोगों से भी जाना कि लालू के बेटे तेजस्वी यादव 2019 में कैसे भूमिका निभाएंगे। अभी तक तो लग रहा है जो तेजस्वी यादव युवा वर्ग में तो अच्छा अपना पैक्ट बैठा रहे हैं। आगे क्या होगा उसके बारे में तो हम लोग को मालूम नहीं है। राज्य को अच्छे से लीड कर सकते हैं ऐसा लगता है? देखिए, होने के लिए तो कुछ भी हो सकता है, क्यों नहीं कर सकते हैं। तो ये थी बेगूसराय के लोगों की राय। आइए आपको पिछले नतीजे भी समझा देते हैं। पिछले लोकसभा चुनाव में बीजेपी के भोला सिंह ने बेगूसराय से जीत हासिल की थी, लेकिन 2015 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी यहां खाता भी नहीं खोल पाई थी। 7 सीटों में से 3 आरजेडी, 2 जेडीयू और 2 कांग्रेस के खाते में गई थी। बेगूसराय में लेफ्ट और महागठबंधन भी मजबूत स्थिति में है। बीजेपी के भोला सिंह 2 साल से बीमार हैं, इसीलिए उनके कार्यों की तस्वीर ज्यादा नहीं दिखाई देती। बेगूसराय में भीड़ तंत्र भी लगातार हावी हो रहा है। पिछले दिनों नारायण पेपर गांव में 3 बदमाशों की पीट कर हत्या कर दी गई थी। इसीलिए कानून व्यवस्था भी बड़ा चुनावी मुद्दा बनेगा। 3 तरफ से नदियों से घिरे बेगूसराय में हर साल बाढ़ से भी बदहाली आती है। ऐसे में 2019 के रण में तमाम पार्टियों को एड़ी चोटी का जोर लगाना होगा। बेगूसराय से शिवपूजन झा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।